कानून बनाने के बाद क्या बोलेंगे, इसकी टेस्टिंग के लिए हरियाणा के अंदर लैंड बैंक का कानून बनाया गया था और क्षतिपूर्ति कानून हरियाणा में आने से पहले यूपी में बनाया गया था। ये तीनों कानूनों के बारे में अपने समाज को पता ही नहीं चला और उसके बाद फिर लार्जर लेवल पर, बड़े लेवल पर केंद्र में एक कानून बना जिसका नाम उन्होंने रखा भारतीय न्याय संहिता। एक उसका छोटा सा बिंदु बताने के लिए मैंने ये बातचीत शुरू करी है, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि आने वाले वक्त में सरकारें आपके साथ क्या करने वाली हैं। ना मैं ये कहूंगा कि ये वाली सरकार, ना मैं ये कहूंगा अगले वाली सरकार, क्योंकि जिस कानून के दम पर, जिस कानून की आड़ लेकर आपके ऊपर अत्याचार किया गया था, अभी इस वक्त एनडीएम में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये इससे पहले वाली सरकार ने बनाया था। समझ गए? जिस कानून की आड़ लेकर हमारे नेताओं को, अभिनेताओं को, क्रांतिकारियों को, किसी को भी जो भी दुश्मन है, जो उस वक्त सत्ता का विरोधी है, दुश्मन पार्टी को बिलोंग करता है, मतलब वो लोग उसको दुश्मन मानते हैं, उसको 6-6 महीने तक जो अंदर डाला जाता है, उस वक्त उसको डाला जाता है यूएपीए के अंडर। यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। वो कब बना था? 1965 में, 1965 में। 1965 में कानून बना, 1975 में इमरजेंसी का दौर आया, 10 साल के बाद। इसी तरह से एनडीएम में 2005 में बना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और उसका इंप्लीमेंटेशन 2019 में किया गया। बीच में स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू के नाम पर भी किया गया था, परंतु मोटे लेवल पर कोरोना के लिए, जब लॉकडाउन लगाने के लिए एनडीएमए का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह से कोई भी कानून है वो साथ के साथ इंप्लीमेंट तब करते हैं जब दुनिया के अंदर, समाज के अंदर, लोगों के अंदर ये भावना सरकार प्रचारित करने में, प्रसारित करने में कामयाब हो जाए कि लोग उस कानून को अच्छा मानते हैं। क्योंकि कानून कोई भी आपके ऊपर लागू होता है वो आपकी कंसेंट के बिना, आपकी सहमति के बिना आपके ऊपर लागू नहीं माना जाता है। तो आप सहमति देते कैसे हो? वो तो आपने अपने नेता को वोट डालकर दे रखी है पहले ही। और असहमति कैसे देते हो? या तो कोई धरना देकर, या कोई विरोध में चिट्ठी लिखकर, या कोई रैली निकालकर, या किसी तरह से ऑब्जेक्शन उठाकर। वो हमें करना आता नहीं, ना वो हमारे को स्कूल में सिखाया जाता, ना वो कॉलेज में सिखाया जाता, ना ऐसी कोई लोकतंत्र की कोई किताब बनी, ना इसके अंदर हम लोगों को कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट दिया कि भाई तुमको एक कानून पसंद नहीं है तो तुम उसको कैसे विरोध कैसे करोगे, ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं। तो हमारे अंदर ऐसी हिम्मत नहीं। मैं दोनों तीनों कानूनों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। लैंड बैंक वाले कानून में उन लोगों ने लिखा, जो मोटी बात है, जो आपके काम की बात है, मैं सिर्फ वो बता रहा हूं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। उसमें उन्होंने सिर्फ एक बात लिखी, और देखना ये ऐसा लगेगा जैसे बड़ी नॉर्मल सी बात है, कोई खास बात नहीं है, कि हम लोग गांव की हर जमीन जिसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है उसकी रजिस्ट्री करेंगे, और क्योंकि गांव की जो जमीन है वो लाल डोरे के अंडर आती है, तो लाल डोरा तोड़ेंगे, और लाल डोरा तोड़कर हर आदमी को उसकी जमीन का, उसके मकान का मालिकाना हक देंगे, जिससे उनके बीच के झगड़े खत्म हो सके। बड़ी अच्छी बात लगती है सुनने में, तो भाई बात तो बहुत बढ़िया। और बल्कि बसों के ऊपर और सब जगह ये कहा भाई हमने लाल डोरा तोड़कर स्वामी मालिकाना हक दिया, है ना। लेकिन उसी कानून के अंदर एक बात लिख दी कि गांव में जिस जमीन को कोई व्यक्ति क्लेम नहीं करेगा वो जमीन सरकार के नाम रजिस्टर हो जाएगी। अब जमीन को क्लेम कौन कौन नहीं करेगा? आपका चाचा विदेश में रहता है, सारे बच्चे वहीं रहते हैं, वो क्लेम करने के लिए तो आएगा नहीं। उसका बाड़ा पड़ा है, उसका घर पड़ा है, विला पड़ा है, उसको किसी ने क्लेम नहीं किया। हम तो करांगे नहीं भाई, अपने चाचे तक का वो नहीं करेंगे। कोई गांव का बाणिया, कोई गांव का दूसरा आदमी उद्योगपति या बड़ा दूसरे शहर में रहता है, जिस टाइम पर रजिस्ट्री होने लग रही है, वह भी जमीन, उसका भी कोई वाली वारिस नहीं है, तो उन्हें सरकार अपने नाम कर जाएगी। अब रहेगी गांव की जमीन जिसको कोई भी आदमी नहीं कहेगा कि मेरी है, जोड़ की जमीन,
मंदिर की जमीन, अस्पताल की जमीन, आपके शामलात की जमीन, जंगल इसकी स्कूल की जमीन, अस्पताल और इसके पावर हाउस की जमीन, या कोई और सामूहिक जमीन जो गांव खातर छोड़ रखी गांव वाला ने, वो गांव के लिए गांव वाला ने छोड़ रखी थी और वह गांव की जमीन थी, उस पर किसी ने मालिकाना हक नहीं दिताया और 2 साल तक, लगभग 2 साल तक उन्होंने चुनाव नहीं होने दिए। तो सरपंचों ने अपना बस्ता वहां रख रखा था और एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में सारी पावर थी गांव के तरफ से निर्णय लेने की। उधर से पंचायत सेक्रेटरी इनके थे ही, पंचायत सेक्रेटरी की मिली भगत एडमिनिस्ट्रेटर और सरपंचों की मदद से जितनी भी गांव की वो जमीन जो किसी ने क्लेम नहीं करी, सारी की सारी सरकार ने रजिस्ट्री अपने नाम कर ली। तो ये बात के गामा की जो सामूहिक जमीन है वह सरकार ले गई। पता था? किस किस को नहीं पता था ये बात कि आपके नाम नहीं बची अब वह जमीन? ठीक, मजा आया? अब आपके गांव में जो स्कूल है वो अब आपका स्कूल नहीं बचा, वो आपके दादा परदादाओं ने दान करके इकट्ठा कर करके ना जमीन इकट्ठी करके स्कूल बनाया जरूर था। किसी ने 11,000, किसी ने 21,000 उस टाइम पे दिए थे, मोटे मोटे दानी सज्जन लोगों ने, और मेहनत लगाई थी और वो स्कूल बनाए थे। अपने बार हमारे बच्चे पढ़ लेंगे, वो स्कूल समाज के स्कूल होया करते। बाद में उसमें सरकार ने अपने मास्टर भेजे, फिर सरकार ने उसके कागज लिए, फिर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई और स्कूल मैनेजमेंट कमेटियां पे ऐसे आदेश पारित करे कि शिक्षा का बट्ठा गोल हो गया। लोगों ने अपने बालक प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने शुरू कर दिए तो सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। सरकारी स्कूलों में सिर्फ गरीब का बच्चा पढ़ने जाने लगा। गरीब आदमी के पास इतना समय नहीं कि वो मास्टर के उन षड्यंत्रों को समझ सके जो सरकार अब उस मास्टर के जरिए चलाने लग रही है, इसलिए उसको ध्यान देने वाला कोई बचा नहीं। और आपके पैसे धीरे धीरे सारे तो फंड खा गए, गणे फंड होया अगर उनमें रेड क्रॉस के न्यारे, हेल्थ के न्यारे, स्पोर्ट्स के न्यारे, है ना। मैं भी मास्टर था तो मैंने बेरा इतने रजिस्टर होया अगर वह उन रजिस्ट्रा में सारे खाली करने के आदेश दिए बकायदा। मतलब एक टाइम ऐसा आया जब ये कहा कि ये सारे के सारे फंड खाली कर दो। तो जी अब जमीन आपकी जा चुकी है वहां से। और 21 अगस्त 2022 को जब कोरोना की लॉकडाउन में लोग घरों में बैठे हुए थे, उन दिनों में सरकार ने एक फरमान जारी किया था हर पंचायत के पास। 2022 में कौन कौन था? अगर कोई सरपंच है क्या यहां? सरपंच या उसके परिवार से जानकार आदमी अगर कोई हो तो मैं बता दूं। हरियाणा से आप? पंजाब से? हरियाणा पंजाब में रजिस्ट्री होली? पंजाब में? पंजाब में अभी नहीं हुई, कोई नहीं, अभी करेंगे। अभी चल रही है पूरे देश में, पंजाब ही बचा होगा शायद। हाँ, तो हर पंचायत के पास एक चिट्ठी आई थी सरकार की, जिसमें पीएमओ से आई थी बकायदा, जिसमें यह पूछा गया था कि आपके गांव की कौन सी जमीन और कितनी जमीन 99 साल के पट्टे के लिए मोनेटाइजेशन के लिए अवेलेबल है। जिस वक्त वो आर्मी की जमीन और रेलवे की लाखों एकड़ जमीन को मोनेटाइज कर रहे थे ना, उस टाइम की बात बता रहा हूं। अगर जाकर अपने गांव के सरपंच से पूछ लियो कि आया था कि जोड़ बेचना हो, स्कूल बेचना हो, अस्पताल बेचना हो, चपाड़ बेचनी हो 99 साल के लिए, वो बता दो। जिस भी गांव में 99 साल के पट्टे पे किसी सरकार ने अगर कोई जमीन ली थी और वो टाइम किसी का पूरा हो लिया है कहीं पर, तो मैं आपको बता देता हूं कि वो जमीनें अब सरकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अभी इस टाइम पे कुछ जगह ऐसी हमारे सामने आई थी। अब अगला बिंदु बताता हूं। तो मजा आया ना जी? पंचायती जमीन आपकी जाली और व्यक्तिगत जमीन आपके गांव में जाकर पता करियो। अगर 1000 घर है ना, मैं गारंटी से कहता हूं 990 घर इसे पावेंगे जिनकी जमीन बैंकों में नीलाम हुई पड़ी है केसीसी के नाम पे। कोई 2-4 घर मिलेंगे जिन्होंने केसीसी नहीं बनवा रखा, नहीं तो सबकी व्यक्तिगत जमीन भी बैंकों में पड़ी है और सरकारी जमीन वहां जाली है। और ऊपर से एक खुशखबरी दे देते हैं, 15 दिन पहले नरेंद्र मोदी की सरकार ने एग्रो बिजनेस, ये मतलब चुनाव से 15 दिन पहले की बात कह रहा हूं, जब ये होया था, यानी कि आचार संहिता लगने से पहले जिस टाइम पे सरकार थी,
पूरा एग्रीकल्चर का बिजनेस और उसकी बैंकिंग सारी की सारी अडानी ग्रुप को सौंप दी है। यानी कि, और एक और कमाल की बात है, आपके पास, किसी के भी पास केसीसी का पैसा जमा कराने के लिए कैश नहीं है, किसी के पास भी नहीं है गांव में। सब जब अपना केसीसी का पैसा जमा कराते हैं तो किसी से मांग के लाते हैं, जमा करा के ब्याज कटवा के वापस अगले को देते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। यानी कि अब की बार जब केसीसी का जब जमा कराने के लिए ऑर्डर आएगा अडानी जी का, तो किसी के पास नहीं होगा, दिए पीछे है ही नहीं भाई, मना अपनी करानी, मना अपनी करानी, मना अपनी करानी, और किसी के पास नहीं, तो सबकी जमीन के नीलामी के आदेश आएंगे। और अगर आपकी जमीन नीलाम होगी तो जमीन हो जाएगी बैंक की, और बैंक अगर अडानी का होगा तो जमीन हो जाएगी अडानी की, और अडानी का सारा पैसा शेयर मार्केट में, और शेयर मार्केट चलती वहीं से है, वॉल स्ट्रीट, न्यूयॉर्क, और फिर लंदन, और फिर इजराइल। यानी कि वही इजराइल जिसने अंग्रेज भेजे थे उस टाइम पे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी ना, वो भी उसी इजराइल के रास्ते से आई, यानी उन्होंने ही भेजी थी, कहने का मतलब। यानी कि वही इजराइल दोबारा से आ रहा है, यानी गुलामी का दौर दोबारा से आपको दिखाई दे रहा है, मेरे को तो दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि मारे तो ज्यादा चढ़ रहा है, आपके पता नहीं चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है, लेकिन हमारा तो दिखने लग रहा है। तो भाई मेरे बच्चे के लिए मेरे गांव में कोई स्पेस नहीं है, आपके बच्चे के लिए भी नहीं है। और यूपी में इन्होंने एक टेस्टिंग कर ली कि घर तोड़ के उनको ये जो कबूतर खाने बना रखे हैं ना केएमपी के आसपास, इसमें शिफ्ट कर दिए। लोग राजी हो रहे, भाई झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे अब फ्लैट में रहने लग गए, तो इधर से आपके घर भी टूट करके आपको भी वहां शिफ्ट करने के लिए 5 लाख एकड़ जमीन में ग्लोबल विलेज बनाने की तैयारी चल रही है, और उसमें केएमपी के आसपास ही सबको शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। आप देख लो, आपके गांव को उजाड़ने के लिए आपके गांव के आसपास पूरी तैयारियां हैं। आपके गांव में शिक्षा कड़ा गया, वो रजिस्टर दिए, ये रजिस्टर दे, देखते कमाल की बात दिखाऊंगा। ये रजिस्टर किसका है? आज रियाला रजिस्टर है, कैथल वाले ले आए थे। इस रजिस्टर के अंदर षड्यंत्र है और कोई नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। कहा क्या है, मैं कार्ड ले है, मैं दिखाऊंगा। ये पहला पन्ना, ये फर्स्ट पेज, ये फर्स्ट पेज पे यहां पे लिखा हुआ है अंग्रेजी में, ये आपके बच्चे पढ़ते हैं। और आपके बच्चों का जो वो बता रहा था ना रविंदर, कि कैसे ब्रेन को आप कैसे माइंड प्रोग्राम करते हैं, उसका एग्जाम्पल है ये। इसमें नीचे ये शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई गई हैं, ऊपर लिखा हुआ है एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन ए सिटी, शहर में रहने के लाभ। शहर में रहने के लाभ क्या क्या दे रखे हैं इन्होंने बहुत सारी चीजें ऊपर बोली हैं। ग्लोबलाइजेशन के दौर में अगर प्रैक्टिकल अगर जीना हो, प्रेफरेबल अगर जीना हो, जीने की अगर सुविधाएं चाहिए तो आपको शहर में ही रहना पड़ेगा। फायदे क्या क्या दे रखे हैं? एक्सेस टू दी बेटर एजुकेशन फैसिलिटी, अच्छी शिक्षण। मैं अंग्रेजी में हिंदी बोल देता हूं सीधी, क्या क्या लाइनें हैं, 5-6 लाइनें हैं। बेहतर शिक्षा सुविधाएं, ट्रांसपोर्ट का अच्छा नेटवर्क, जॉब अपॉर्चुनिटी यानी कि नौकरी के अवसर, और हेल्थ केयर यानी डॉक्टरी सुविधा के अवसर, और मल्टीकल्चर एनवायरनमेंट, भाई चारों का अंतर लोग आवे, और बहुत सारा एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन के साधन खूब मिलते हैं, और खाने पीने के आइटम। ये इसके फायदे बता रखे हैं। ये वाली चीजें गांव में तो नहीं मिलती, क्योंकि गांव में तो आपके यहाँ पढ़ने के लिए स्कूल भी नहीं है, वहां तो नौकरी के लिए रास्ता भी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी भी नहीं है, फ्री टाइम में कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं है, ट्रांसपोर्ट भी नहीं, गांव में तो बस भी नहीं जानती कितने जाना पड़ जाए तो इसलिए आपके पास गांव में कुछ नहीं धरा, गांव छोड़ के शहर में चलते हैं। गांव का एग्जाम्पल, गांव में क्यों रहना, गांव को क्यों उजाड़ना चाहते हैं और शहरों को क्यों बसाना चाहते हैं, ये अपन कल की बातचीत में कहेंगे। आज फिलहाल इतना ही इसके लिए, यानी इस नियम पे इसको आप समझ लो आप कि ये माइंड प्रोग्राम कैसे चल रहा है। ये था एक कानून जो लैंड बैंक का था। दूसरा कानून जो कि क्षतिपूर्ति कानून था, इसके बारे में किस किस को मालूम है? क्षतिपूर्ति कानून, जो किसान आंदोलन में थे उनको 2-4 लोगों को पता होगा, या फिर जिन्होंने सुना है, ये 8-10 लोग, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। क्षतिपूर्ति कानून ये कहता है कि जैसे अभी जनता सरकार मोर्चा की ये ट्रेनिंग चली हुई है, इस ट्रेनिंग में मैं ये कह देता हूं कि भैया हमको इस बात के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए,
और हमारा सदन जो है इसकी परमिशन हमको दे दे, और सदन की परमिशन से हम डिप्टी कलेक्टर के वहां चले जाएं अपनी बात रखने के लिए, और वहां हम धरना दे दें। धरने को उठाने के लिए या कंट्रोल करने के लिए वो पुलिस बल बुला लें, और पुलिस बल आ जाए, पुलिस बल को 2 दिन वहां रुकना पड़ जाए, तो क्षतिपूर्ति कानून ये कहता है कि जो आंदोलनकारी लोग थे, जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था और जिन्होंने इसमें भाग लिया था, इस आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए जितना पैसा खर्च हुआ था, और यदि बाय चांस पुलिस वाले गाड़ियां तोड़ते आपने देखे होंगे पहले, पुलिस वाले गाड़ियां तोड़ते हैं, सीएसएफ वाले, सीआरपीएफ वाले बाहर पड़ी गाड़ियां तोड़ देते हैं, जला देते हैं, और वो नाम आंदोलनकारियों का आता है। अगर वो ऐसा तोड़ दें तो वो ये कहते हैं कि भैया इसका जो सारा खर्चा है वो आंदोलनकारियों से वसूला जाएगा। जो लोग भी इसमें लीडिंग में थे और जो पार्टिसिपेशन में थे, उनका पता कैसे चलेगा? आधार कार्ड बनवा रखा होगा, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ अटैच है, मोबाइल नंबर की लोकेशन से पता चल जाएगा। और बाकी यहाँ उपस्थित हो तो सीआईडी वाले बैठे ही होते हैं, तो वो सब की वीडियो, उन सब का चेहरा ले आते हैं, फिर कोई ना कोई उन्हें पछाड़ने वाला मिलता रहा है, वो जमा 25 तो कर ही देते हैं। मतलब नाम दे देंगे पहले तो 2-4 का, और 25 अन्य लोग या 50 अन्य लोग, अरे अन्य में तो जोड़ दे, या फिर लिख दे नहीं 25 है 50 है अन्य, 25 से अधिक अन्य लोग, और 25 से अधिक में तो कितने हैं के नाम लिख लो भाई, समझ आ गई? तो उसके बाद उनसे उसकी वसूली की जाएगी। बढ़िया जी। वसूली करने के लिए उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाएगी। अगर प्रॉपर्टी नहीं है अटैच करने के लिए तो उनका बैंक अकाउंट अटैच कर दिया जाएगा। अब मेरे वर्ग आदमी जिस पर ना प्रॉपर्टी ना बैंक अकाउंट का मैं कुछ पैसा, फिर वो बोलते हैं इसको लैंड रेवेन्यू एक्ट की तर्ज पर वसूली की जाएगी। लैंड रेवेन्यू एक्ट की तर्ज का मतलब यह है कि अगर उसके लिए आपको गुलाम बना करके आपसे काम करवा के पैसे की वसूली कराई जाए, चाहे आपकी चमड़ी बेच के भी, अगर यानी आपके कपड़े लत्ते जूते अंगूठी जो पहन रहा है, बाल और शरीर के टुकड़े भी अगर बेच करके भी वसूली कराए तो वसूली कराई जाएगी। ये लैंड रेवेन्यू एक्ट का निचोड़ है। मतलब अच्छा है ना कानून? ये बना है अभी पिछले कानून, जब आप लोग ना, जब अपन लोग जाट नॉन जाट और हिंदू मुसलमान खेल रहे थे, वो उधर ये कानून बना रहे थे। ठीक है। तीसरा कानून जिसकी मैं जिक्र, कौन सा था? ऐसे ही होगा। ये तो इसके क्या क्या नुकसान होंगे ये तो आप इमेजिन कर लो बस आप। और किसी भी कानून को यदि आपने ये देखना हो कि ये कानून कितना भयानक हो सकता है, तो आप केवल इतना इमेजिन कर लो कि जिसके हाथ में कलम है, अगर वो कोई घटिया आदमी हुआ या आपका वो दुश्मन हुआ तो कैसे उसका बदला लेगा। बस इतना देख लो। ये देखो, फायदे गिनाएगी सरकार अपनी तरफ से, सरकार की तरफदारी करने वाले लोग उसके फायदे गिनाएंगे, लेकिन जनता का एक ही काम है कि यदि उस कुर्सी पर कोई निकम्मा आदमी बैठा हो, घटिया आदमी बैठा हो, देश का दुश्मन बैठा हो, किसी के हाथ, गलत आदमी के हाथ में कमान आ जाए। देखो, चाकू बुरा नहीं होता है, चाकू का इस्तेमाल बुरा है कि नहीं? चाकू, तलवार, बंदूक ये बुरी नहीं है, इनका इस्तेमाल करने वाले की नीयत और उससे जो किया गया वो अच्छा या बुरा कहा जाएगा। तो कानून का इस्तेमाल अगर कोई गलत आदमी के हाथ लग जाए कैसे करेगा, ये चेक कर लो बस आप। और इसका आपने एक मुजाहरा अभी देखा होटल के अंदर, है ना, हमारे साथ जो उन्होंने किया। मतलब हम लोगों के पास, चलो बाकियों के ऊपर तो मुकदमा करने के लिए उनके पास कोई कारण था, हमारे ऊपर तो कोई मुकदमा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई हमारी हुड़दंगबाजी नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, कोई किसी के साथ गाली गलौच नहीं, किसी के साथ कोई बहसबाजी इतनी नहीं थी कि भाई उसके लिए वो हमको ले जाएं और उल्टा करके हमारे तड़वे पीट के सारे टांगों को अपना सुजा करके वापस छोड़ दो। कमाल है भाई, है ना? भैया तो आज हमारे साथ हो रहा है, आपके साथ नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है भाई?
अभी जब आप अपने बच्चों के लिए आवाज उठाने चलोगे, आपके साथ सबके साथ यही होने की तैयारियां हैं। तीसरा कानून जो बात बता रहा था, कौन सा था, क्या कह रहा था मैं शुरू में? हाँ, यूपीएसएसएफ। यूपीएसएसएफ उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के कानून में क्या लिखा हुआ है कि आपके खिलाफ बिना शिकायत के, केवल शक के आधार पर, यानी आपके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन पुलिस के अधिकारी को शक है कि आपने कुछ किया हो सकता है, तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है ना? मजेदार? हाँ जी, मजेदार लाइन है ना? सिर्फ शक के आधार पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। नंबर 2, जब आप, पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो जज के पास पेश करना होता है अगले दिन, और जब अगले दिन पेश किया जाता है तो कुछ सबूत पेश करती है पुलिस, इसके खिलाफ ये सबूत हैं, इसीलिए इसको अभी बेल पर ना छोड़ा जाए, नहीं तो ये जांच को प्रभावित कर सकता है। ऐसा करके होता है, विरोध करते हैं। इस कानून में यह लिखा है कि अगर एसएसएफ ने गिरफ्तार किया है तो पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं है तो भी 90 दिन के लिए अंदर रख सकते हैं उसको, वो जमानत का विरोध कर सकते हैं, और आपको जमानत नहीं मिलेगी अगर यूपीएसएसएफ कह रही है तो, क्योंकि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है ना, देश की भलाई के लिए बनी है। आपको तो यही दिखाया गया ना, आतंकियों को रगड़ने के लिए बनी है। जो फालतू इंडू इंडू करते रहते हैं, इंडू समझते हो ना, इंडू मुसलमान, वो इंडुओं को ये बोल देते हैं मुसलमानों को रगड़ने के लिए बनाया है, उनको उसमें शांति हो जाती है, हा हा बढ़िया है, वो रगड़े जाएंगे। उनको ये नहीं पता तुम्हारा नंबर आएगा अगला, क्योंकि अगले दिन जब जायज बात कहने शुरू करोगे, अभी तो तुम नाजायज औलाद की तरह काम कर रहे हो ना, इन नेताओं की नाजायज औलाद की तरह जो बोल रहा है, अभी तो उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। जिस दिन तुम जायज बात करने लगोगे, तुम्हारा नंबर भी उसी कैटेगरी में आएगा, आतंकी बोल दिया जाएगा। यहां पीछे खड़े आतंकी तो बोले जाते हैं, तीनों बीच वाले, सुभाष चंद्र बोस को अंतरराष्ट्रीय युद्ध अपराधी बोला जाता है, और ये जो दूसरे हैं भगत सिंह और ये दूसरे सुखदेव आजाद, ये जितने क्रांतिकारी, इन सबको आतंकवादी बोला जाता है। अभी भी कागजों में लिखा हुआ है, हमने तो फोटो लगा रखे हैं, वो तो चलो शुक्र हुआ पुलिस वाले भी लगाते हैं इनके फोटो, अब पता नहीं वो कागजों में आतंकवादी लिखा फिर भी फोटो लगाते हैं वो, हम तो लगाते हैं, चलो हमको तो कहेंगे ही कल को आने वाले वक्त में ये लोग। अब ये यूपीएसएसएफ का अगला फॉर्म है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय दंड संहिता हुआ करता था पहले, आईपीसी हुआ करता था, उसका अभी उन्होंने दंड संहिता को बदल के न्याय संहिता कर दिया। उसमें भी मालूम है क्या है, वही जो यूपीएसएसएफ वाली बात है, वही बात उसके अंदर ऐड करी हुई है कि अब आपकी कस्टडी जो है वो 90 दिन के लिए ली जा सकती है। 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता था, अभी 90 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, 3 महीने के लिए, कम से कम 3 महीने के लिए अंदर। मजा आएगा। अपने गांव बचाने के लिए जिस दिन बोलोगे उस दिन लठ लगेंगे, अपनी जमीन वापस लेने के लिए बोलोगे उस दिन पिटोगे, अपने बच्चे की शिक्षा और रोजगार के लिए जिस दिन सड़क पर उतरोगे लठ लगेंगे, अगर टैक्स का विरोध करने के लिए उतरोगे तो यही होगा। एक एक गांव को ये लोग जेल बना देंगे, ये स्टेडियमों को जेल बना देंगे, ये हर चीज को जेल बना देंगे। इन्होंने आपके घरों को जेल बना दिया, क्योंकि इतनी जेल थे नहीं इनके पास, इसीलिए अभी एक नया वायरस लेकर के आ रहे हैं और आपके घरों को जेल बनाने वाले हैं, आपको घरों में कैद करके रखने वाले हैं, और एक नई व्यवस्था ला रहे हैं। उस नई व्यवस्था में आदमी की जरूरत नहीं है। वो ये कहते हैं मशीन सारा काम कर सकती है, हमें आदमी की आवश्यकता नहीं है। तो कोई अगर इंजेक्शन लगवा के मरे, कोई फांसी खाकर मरे, कोई कर्जे से डूब कर मरे, कोई आपस में एक दूसरे को काट कर मरे, हमें कोई मतलब नहीं है। युद्ध से मरे, बमों से मरे, आपस में दंगों करके मरे, कोई मतलब नहीं। उनको एक ही मतलब है कि अब हमारा पूर्ण राज होना चाहिए, अब इनके पास जमीनें नहीं होनी चाहिए। वो कानून अभी आया। हम लोग साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। साइकिल यात्रा में हम लोगों ने
ACR जो ये दंड संहिता को न्याय संहिता में बदला है, इस न्याय संहिता की पुनर्समीक्षा के लिए बोला है। गलत है कि सही है? हैं? इसके और बिंदुओं को भी आपके सामने लाएंगे कि क्या क्या खेल खेला है इन्होंने। जहां पर ये फंसते हैं उनको काट दिया, और जहां हम फंसते हैं वो चीजें ऐड कर दी। जनता को रगड़ने की पूरी तैयारियां चल रही हैं। अगर आप लोग उठे नहीं, लास्ट मौका है आपके पास, लास्ट। और हर लड़ाई को ऐसे ही लड़ा जाता है, वैसे तो आखिरी सोच करके। किसान आंदोलन में थे, वहां भी ऐसा ही महसूस होता था, बस आखिरी लड़ाई है। थी वो आखिरी लड़ाई। अगर उस वक्त वो लोग वो तैयारियां करते थे तो आज ये CRPC वगैरह नहीं बनी। कैसे बनी मालूम है आपको? भारतीय न्याय संहिता कैसे बनी? मैं आपको एक तरीका बताता हूं, क्योंकि इसके लिए आपको राजनीतिक एक्यूमन रखना बड़ा जरूरी है। आपको पता चले कि राजनीति काम कैसे करती है। कोई भी कानून जब बनता है, पहले वो सदन में रखा जाता है, बिल पेश किया जाता है। जो आदमी उससे प्रभावित होता है, फिर उस व्यक्ति से उसके बारे में राय ली जाती है। उन संगठनों को वो भेजा जाता है, हर पार्लियामेंट के मेंबर को वो दिया जाता है। पार्लियामेंट का मेंबर मतलब सांसद। हर सांसद अपने पार्लियामेंट क्षेत्र में जाएगा, अपने क्षेत्र में जाकर अपने लोगों को बोलेगा, भाई ये कानून आया है, चेक करके बताओ इसमें कोई गड़बड़ तुम्हें को लगती है तो। आपके पास आया आपका सांसद? किसी के पास? पूरे देश में कोई सांसद नहीं गया, तो आपको मालूम ही नहीं है उस कानून में क्या है। चलो जी, वो पब्लिक डोमेन में इंटरनेट पे डाल देते हैं। वो कहते हैं हमने तो पब्लिक को कह दिया था कि कानून आ रहा है, पब्लिक ने कोई अपना सुझाव दिया ही नहीं, हम क्या करें। चलिए जी, उसके बाद उस कानून को अगर जो भी सुझाव आते हैं, वो सुझाव आने के बाद उसको अमेंडमेंट करके उसमें बदलाव करके फिर डाला जाता है दोबारा से, उस पे सदन पर रखा जाता है, पटल पर। फिर उसके ऊपर बहस होती है, और बहस होने के बाद वोटिंग होती है। वोटिंग के लिए आपको मेजॉरिटी चाहिए। लोकसभा में भी जब बिल से कानून पारित मतलब पास होकर के कानून बनता है, तो लोकसभा में भी मेजॉरिटी चाहिए और राज्यसभा में भी मेजॉरिटी चाहिए, और फिर राष्ट्रपति के साइन के लिए वो भेजा जाता है और कानून बन जाता है जब उस पर साइन हो जाते हैं राष्ट्रपति के। तो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, विपक्ष के 171 सांसदों को निलंबित किया गया पहले। देखो, यहां जितने लोग बैठे हैं, मान लो यहां 200 लोग बैठे हैं, हमने वोटिंग करानी है। वोटिंग कराने में हमको मालूम है कि भैया हमारा जो वोट है वो ऐसा पड़ सकता है कि मेरे 80 रह जाएंगे और विरोध जो ना कहने वाले हैं वो 120 हो जाएंगे, ठीक है, 200 में से। अब मैं क्या करता हूं, 50 लोगों को निलंबित करके बाहर भेज देता हूं। कितने रह गए? 150 में से 80 तो अपने ही है, 80 तो थे ही ना। तो अब बाकी के रह गए 70, अपोजिशन के पास 70 रह गए, तो बिल पास। समझ गए? विपक्ष के 171 सांसदों को निलंबित किया गया, मार्शल से उठाकर उनको बाहर फेंका गया, और उस कार्रवाई का एक नियम है कि जितने सांसद सदन में उपस्थित होंगे उतने ही सांसदों की वोटिंग गिनती होगी। तो 171 काट के जो उनके रह गए, उनसे 2/3 मेजोरिटी से बिल पास हो गया, और आपके ऊपर नया न्याय संहिता थोप दिया गया, और 3 जुलाई से वो लागू हो रहा है। और उसकी समीक्षा के लिए 29 जुलाई से हम साइकिल यात्रा शुरू कर रहे हैं, ठीक है। 29 जुलाई से यात्रा शुरू कर रहे हैं। 29 जुलाई को हम चल पाएंगे, 3 तारीख तक चलने की हमारी हिम्मत होगी। 3 तारीख को सरकार के पास 3 महीने के लिए सबको अंदर करने की पावर मिल जाएगी। अब आप बचने का, मैंने क्या बोला, 29, हाँ जुलाई नहीं भाई, सॉरी गलती हो गई, 29 जून से, और मैंने 3 जुलाई, और जुलाई का महीना में तो ये पास हो रहा है 29 जून से, यानी ये बस आ ही रहा है 10 एक दिन के बाद, 15-14 दिन के बाद 29 जून से यात्रा शुरू कर रहे हैं। और उसके मात्र 5 या 4 दिन में CRPC का जो अगला वर्जन है वो लागू हो जाएगा, और उसके बाद हम सबको अंदर करने की। अब आप लोगों को इसकी तैयारी पहले से करनी पड़ेगी अपने गांवों में जाकर के, कि वहां हमको जब लठ पड़ेंगे तो आपको अपने डेप्यूटी कलेक्टर को पकड़ना पड़ेगा यहां, क्योंकि आप हर आदमी वहां नहीं पहुंच सकता ना जहां लठ पड़ रहे हैं।
लेकिन जहां वो है वहां तो अपना विरोध दर्ज करा ही सकता है ना, कि अपने गांव के अंदर सरकारी कर्मचारियों को ना घुसने दिया जाए, अपने डेप्यूटी कलेक्टर को घेर लिया जाए, अपने तहसीलदार को घेर लिया जाए, अपने थाने के बाहर जाकर के बैठा जाए। थाने के बाहर बैठोगे, वो कारण पूछेंगे, वो बोलेंगे वहां जो बंदे पकड़ रखे हैं उनको छोड़ो पहले, वो बाहर छोड़ोगे, फिर वो ऊपर सीआईडी ऊपर जानकारी देगी, फिर देखेंगे कि यमुनानगर में भी हो रहा है, यही अंबाले में हो रहा है, या यूपी में हो रहा है। ये करना पड़ेगा अपने को, ये कार्रवाइयां चालू करनी पड़ेंगी, वरना अब ज्यादा दिन आपके सेफ्टी के नहीं बचे हैं। क्योंकि केवल अकेला जनता सरकार मोर्चा ऐसा संगठन है जो आपकी जमीन के लिए बात कर रहा है, जो कह रहा है कि जल जंगल जमीन और जानवर पर हक अपनी लोकल संस्थान ग्राम सभा का होना चाहिए। अकेला संगठन है, कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई भी आपका संगठन, कोई भी सामाजिक संगठन इस पर बात नहीं कर रहा। हिम्मत ही नहीं, पता नहीं हिम्मत नहीं है कि समझ नहीं है क्या चक्कर है, और वो नेता बने हुए घूम रहे हैं हमारे हैं। मतलब उन आप एक कोई और नहीं बोल रहा, जल जंगल जमीन और जानवर पे कोई नहीं बोल रहा, और सारे अधिकार उनको जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब विपक्ष भी वैसे ही है। कोरोना के टाइम पे आपने देख लिया, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी की एक ही लैंग्वेज थी, है कि नहीं? ये तीन नेताओं को हम लोग बोलते हैं कि ये थोड़े से ज्यादा चमकते हैं, मीडिया के अंदर इनको ज्यादा बनाया जाता है। इनके अलावा जो भी नेता आपने देखा हो, ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, मुलायम सिंह यादव हो, कोई भी हो, सब यही भाषा बोल रहे थे जो ये बोल रहे थे। अब आपको देखना होगा कि आपको अपने बच्चों के लिए किसी के ऊपर निर्भर रहना है या खुद से सोचना है। इस ट्रेनिंग के मुख्य दो पर्पस हैं। पहला पर्पस, आपको एक अलग एंगल से सोचने की दिशा देने का काम हम करेंगे। हम नहीं कहते कि हम सच बोल रहे हैं, 100% सच है। हम ये कह रहे हैं कि भैया एक तस्वीर जो टीवी दिखा रहा है, जो मीडिया दिखा रही है, जो सरकार दिखा रही है, वो है इस बात की। दूसरी तस्वीर ये है, दोनों देख लो, दोनों को परख लो, दोनों को जांच लो, और उसके बाद निर्णय लो कि आपके लिए सही क्या है। हम लोग ये बता रहे हैं आपको। दूसरा, आने वाले वक्त में ये नहीं पता है कि लड़ने वाले लोगों का क्या हाल होगा। जो फ्रंट में चल रहे हैं, इस लड़ाई को जिसने भी लड़ा है उसने अंत तक नहीं पहुंचा पाया है। तो एक ऐसी फौज तैयार कर दी जाए तो आप सब लोग एक दूसरे से मिल लो, पहचान लो, सब एक दूसरे को जांचो, देखो कि समाज में अगर अच्छे लोग हैं तो भाई उन अच्छे लोगों को एक साथ आकर के लड़ना शुरू करना पड़ेगा, एक दूसरे को मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि समाज में, जैसे होशियार सिंह जी कह रहे थे कि भाई अकेला पड़ जाता है वो आदमी जो सच बोल रहा होता है। अगर आपको इकट्ठा समाज में रहना है ना, तो आपको समाज के हिसाब से चलना पड़ेगा, और समाज टीवी के हिसाब से चलता है, हमसे तो नहीं चला जाएगा भाई। हम तो सच बोलेंगे, भले ही अकेले खड़े हों, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे साथियों को इकट्ठा करने का ये मजमा है। तो आप लोग अभी ये तय करना है आपने कि लंबी लड़ाई के लिए तैयारी करनी है या केवल अपना देखना है कि अपना जुगाड़ करो। जितने भाई यहां लोन के मसले पर आए हैं, उनको हमारे साथ बंधुआ मजदूर होकर के, चिपक करके मजबूरी में साथ चलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारे पास एक दस्तावेज है, दस्तावेज की लड़ाई दस्तावेज लड़ेगा, गुंडागर्दी की लड़ाई आदमी लड़ेंगे। मैं आपको, जो हमारे साथ होटल में हुआ वही हमारी झारखंड की टीम के साथ हुआ। इसीलिए मैं कहता हूं, जिसका लोन है उसके पास कम से कम 20 से 50 लोगों की टीम होनी चाहिए। अब हमारे साथियों ने, किस किस साथी को मालूम है कि हमने थाने में पकड़ी हुई रिकवरी वालों की गाड़ियां छुड़वाई है कितनी सारी? पता है किसी को? पता है ना? घरों के ताले भी तोड़े, बैंकों ने जो लगा रखे थे अब तोड़ दिए। अब अगर वही लोग बार बार ताले तोड़ने के लिए जाते हैं, वही लोग उनका सामना करने के लिए जाते हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं, पुलिस वालों के कान कैसे भरते हैं कि ये पैसे लेके करते हैं, कि ये ठेकेदार हैं ये काम करने वाले। और फिर हमारे ही बीच में से हमारा फायदा उठा के गए हुए लोग, हमारे ही दस्तावेजों के आधार पर हमारी खिलाफत करने वाले लोग फिर उनका कान भरते हैं। ठीक है? अच्छा, झारखंड में क्या हुआ, रांची की टीम ने पिछली बार एक गाड़ी पकड़ ली थी, थाने में जाकर के अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए, अपने दलीलें पेश करी, पुलिस वालों को उनकी गाड़ी दिलवानी पड़ी। अभी कल की बात है, उनका फिर से बस पकड़ ली तो वो थाने में गए। थानेदार ने क्या किया, बस मंगा ली थाने में और बोला कि कल आ जाना, कल अपनी बस ले जाना। वो घर चले गए और बैंक वालों के साथ सेटिंग करके
एसपी ने अपना फोन बंद कर दिया, डीएसपी ने अपना फोन बंद कर दिया, और जो लोग बस लेने गए थे उन सारे लोगों को, जो पिछली बार भी गाड़ी छुड़वाई थी जिन लोगों ने, उन सब लोगों को 307 लगाकर अंदर कर दिया कि इन्होंने पुलिस वालों के ऊपर अटैक किया। ठीक है, कर लो, क्या करोगे अब? 307 है भाई, ये तो गुंडे हैं। ये दोहराया जा रहा है इतिहास, कहीं आप ये सोच रहे हो। या हमारे वाले साथियों के ऊपर भी यही अत्याचार हुआ था ना, होटल में, पलवल में। उनके ऊपर मुकदमे क्या हैं? अटैकिंग के मुकदमे हैं कि इन्होंने सरकारी काम में बाधा डाली, सरकारी कर्मचारियों के ऊपर छीना झपटी करी, पुलिस के अधिकारियों को मारा। ये आरोप है उनके ऊपर। वही आरोप वहां उनके ऊपर तो जानलेवा 307 लगा दी है। 307 लगाने में देख लो कौन जमानत कराएगा, मतलब ठप्पा लग जाएगा गुंडा होने का। अब दो रास्ते हैं, या तो उस ठप्पे से डर के घर पे बैठ जाओ और गुलामी को स्वीकार कर लो आंख बंद करके चुपचाप, या अपने बच्चों के लिए अपनी बलि देने के लिए तैयार हो जाओ। यही रास्ता है। हमने बलि देना स्वीकार किया। हमने कहा भैया हम लड़ते हुए मरेंगे, हम सड़ते हुए नहीं मरेंगे। सीधी सी बात है, गड़ के नहीं मरेंगे। अपन आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार हुए, और इसीलिए इस मोर्चे का गठन हुआ था। अभी 3 साल से सिर्फ और सिर्फ लोगों को जगा रहे थे। अभी यात्रा निकालने का विचार किया है कि 29 जून से जो यात्रा चालू होगी, वो हम समाज से ये पूछेंगे कि ये समस्याएं हैं हमारे सामने, और इन समस्याओं का समाधान चाहिए हमको हमारे बच्चों के लिए। ये समाधान बताओ कौन करेगा? कोई है? कोई सुनने वाला है? कोई तहसीलदार, कोई मास्टर, कोई वकील, कोई जज, कोई एसडीएम, कोई डीसी, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई सीएम, कोई पीएम, कोई है हमारी बात सुनने वाला? कोई है हमको समाधान देने वाला? अगर कोई नहीं है हमारा समाधान देने वाला तो कहां जाएं? और अगर गलत बात कह रहे हैं तो हमारे को मार के हमको घर बिठाओ, और अगर सही बात कह रहे हैं तो फिर हमारे साथ आओ, और फिर इनको इनकी जड़ें उखाड़ने का काम करेंगे फिर सारे जने मिलकर के। फिर अपनी व्यवस्था बनाएंगे हम लोग। हमको जैसी व्यवस्था चाहिए अपने बच्चों के लिए अपने गांव में, हम वैसी व्यवस्था बनाएंगे। फिर हमको ये बात करनी है। हम समाज में इसीलिए उतरे हैं, ये हमारा आखिरी ट्राई है। देखो भाई, हम शिक्षा के क्षेत्र पर काम करने वाले लोग हैं, एजुकेशनिस्ट हूं मैं, एजुकेशन पे काम करने वाला आदमी हूं। मेरे को कोई मतलब नहीं है राजनीति से, एमएलए बनना नहीं है मुझे। मैं ऑलरेडी एमएलए से ऊपर की पावर रखता हूं, मेरे को नहीं जरूरत है। मालिक हूं मैं इस देश का, मैं इस धरती का मालिक हूं। हम ये लगाते हैं, ऐसे ही नहीं लगाते हैं कि जनता ही सरकार है, ऐसे नहीं लगाते हैं। एक्चुअली जनता सरकार होती है, लेकिन इस पे कल हम चर्चा करेंगे। हमको नहीं कुछ भी करना, हमको यह करना है कि मुझको शांति से जीना है। मुझे अपने बच्चे के लिए शांति से रहने की व्यवस्था बनानी है। मुझे मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए जबरदस्ती क्यों प्राइवेट स्कूल में डालना पड़े? जबरदस्ती मेरे को सब कुछ काम करना पड़ रहा है, हर चीज आपको करनी पड़ रही है। आपको ये बोलते हैं, हर आदमी एक बात बोलता है, क्या करे, करना पड़ता है। ये नहीं चाहिए भाई। हमको समाज में व्यवस्था चाहिए, मैं जैसे जीना चाहता हूं मैं वैसे जीऊं, बिना किसी दूसरे की आजादी को छेड़े, और वैसी व्यवस्था बनाने की दिशा में काम करने के लिए उस समाज से बात करने के लिए निकलेंगे। लेट अस सी, देखते हैं क्या कहता है समाज। समाज कहता है कि तुम बेवकूफ हो और गलत बात कह रहे हो, उस यात्रा खत्म होने के बाद अपना आराम से बैठ जाएंगे। और अगर समाज कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, तो अगर ठीक कह रहे हो तो ठीक के लिए खड़े होंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे 100%। इसका मैं विश्वास दिलाता हूं। तो अभी के लिए आपका जलपान का समय हो गया है, आप जलपान कीजिए, और उसके बाद हम लोग क्या हो गया।